नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश पाठ 6 प्रकरण जीव जंतुओं की उपयोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आइए एक नज़र इस पर डाल लें कि आज की कक्षा में हम क्या क्या सीखेंगे। तो बच्चों आइए आज की कक्षा में हम जानें कि आज की कक्षा में हम नया क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे जीव जंतुओं का वर्गीकरण उनके खान पान के आधार पर, तथा हम यह भी जानेंगे जीव जंतुओं की उपयोगिता विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त वस्तुएं तथा जीव जंतुओं से प्राप्त एवं निर्मित वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हमें प्राप्ति होना, जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के भोजन की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के आभूषण की प्राप्ति, और बच्चों हमें खाद, ईंधन और बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति के बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम आज जानेंगे विभिन्न प्रकार के कीटों के पालन के बारे में तथा उनसे संचालित व्यवसायों के बारे में। जीव जंतुओं की उपयोगिता कृषि एवं यातायात के साधन के रूप में भी जानेंगे। और बच्चों हम यह भी जानेंगे विभिन्न उद्योगों का संचालन जीव जंतुओं से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, जैसे कपड़ा उद्योग का संचालन या वस्त्र उद्योग के नाम से इसे जानते हैं, और डेयरी उद्योग का संचालन एवं चमड़ा उद्योग का संचालन। बच्चों आज हम बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ लेंगे। आइए बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपसे जीव जंतुओं के बारे में कुछ बातें कर ली जाएं। बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने पालतू पशु और जंगली पशुओं के बारे में पढ़ रखा है। बच्चों आपको इनके बारे में कुछ जानकारियां भी प्राप्त हैं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में विभिन्न प्रकार के पशु आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको और मुझे मिलकर इनमें से पालतू पशु पहचानने हैं। आइए बच्चों मिलकर पालतू पशुओं को ढूंढें। बच्चों आपको चित्र में गाय, गैंडा, ऊंट, शेर और कुत्ता दिखाई दे रहा है। बच्चों आइए पहचानें इनमें से पालतू पशु कौन कौन से हैं। बच्चों इनमें से पालतू पशु है गाय, ऊंट और कुत्ता। हमने बिल्कुल सही पहचाना है बच्चों। बच्चों आपको यह तो पता है कि जिन जीव जंतुओं को हम पालते हैं उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। बच्चों मानव आदिकाल से कुछ जीव जंतुओं को अपने रुचि अनुसार पालता चला आ रहा है, और जिन्हें वह पालता है उन्हें वह पालतू पशु कहता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। बच्चों यह जीव जंतु हमारे लिए श्रम करते हैं। श्रम का मतलब आप जानते हैं बच्चों, परिश्रम करते हैं। जैसे आपने किसानों की मदद करते हुए बैलों की जोड़ी को देखा होगा। वह खेत में किसानों की मदद करते हैं, खेत की जुताई में मदद करते हैं। बच्चों और आपने कुत्ते को अपने आसपास अपने परिवेश में पलता हुआ देखा होगा। बच्चों कुत्ता हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और आपको यह भी बता दें, कुत्ता एक स्वामी भक्त पशु है। बच्चों और इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चों जो जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं वे स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये हमारे साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे हमारे परिवार का ही कोई हिस्सा हो, और ये हमारे रहन सहन को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। बच्चों इसके विपरीत जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि, और इन्हें पालना कठिन होता है। बच्चों अब आप इस आधार पर बड़ी सरलता से अपने परिवेश के जीव जंतुओं का उनके रहन सहन और उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण कर लेंगे। बच्चों लेकिन क्या आप उनके खान पान के आधार पर उनका वर्गीकरण कर पाते हैं? आइए मिलकर सीखें जीव जंतुओं के उनके खान पान के आधार पर वर्गीकरण करना। बच्चों हम खान पान के आधार पर जीव जंतुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं, शाकाहारी पशु, मांसाहारी पशु और सर्वाहारी पशु। आइए बच्चों एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानें। बच्चों शाकाहारी पशु जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, शाक मतलब वनस्पति। बच्चों अगर हम शाकाहारी पशुओं को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? वह जीव जंतु जो अपने भोजन में
पौधे तथा पादप उत्पादों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम शाकाहारी पशु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस इत्यादि। और अगर हम सरल भाषा में इसको परिभाषित करें तो वह जीव जंतु जो अपने भोजन में पौधे, अनाज, बीज, फल, सब्जी इत्यादि ग्रहण करते हैं उन्हें हम शाकाहारी पशु कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम मांसाहारी पशुओं के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, मांसाहारी जैसा इससे भी नाम से ज्ञात हो रहा है, मांस खाने वाले पशु। बच्चों, मांसाहारी पशु वह पशु होते हैं जो अपने खान पान में सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि। बच्चों, अब आपकी रोचकता यहाँ पर बढ़ जाएगी जब आपको यह पता चलेगा कि कुछ जीव जंतु अपने आहार में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों, ये अपने भोजन में सब्जी, फल, अनाज, पौधे इत्यादि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मांस खाना भी पसंद करते हैं। बच्चों, इसका मुख्य उदाहरण या फिर इसका अच्छे उदाहरण है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। बच्चों, ये दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें हमने सर्वाहारी पशुओं की श्रेणी में रख रखा है। बच्चों, अब मुझे आशा है कि आप बड़ी आसानी से या बड़ी सरलता से इनके खान पान के आधार पर आप इन्हें वर्गीकरण कर लेंगे। बच्चों, आपको यह पता है जीव जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में इनसे बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उनके बगैर हमारी दिनचर्या पूरी नहीं हो सकती। बच्चों, आइए यह जानें कि हमें इन जीव जंतुओं से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यह जीव जंतु हमारे लिए कौन कौन से क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं और कैसे। आइए बच्चों, मिलकर जानें। बच्चों, कुछ जीव जंतु हमें भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस एवं शहद इत्यादि। आइए बच्चों, एक एक करके इनके बारे में जानें। आपने कुछ पशुओं को दूध देते देखा होगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। बच्चों, इनसे प्राप्त दूध और इनसे निर्मित वस्तुएं जैसे मक्खन, दही, छाछ, दादी माँ की स्वादिष्ट बनी हुई हाथ की मिठाइयाँ और घी हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि दूध एक पोषक आहार है, इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध में कैल्शियम होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। बच्चों, आपको दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। आइए बच्चों, अब आपको यह बता दें कि कुछ लोग दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी को अपने रुचि अनुसार पालते हैं और उनसे प्राप्त दूध तथा उनसे निर्मित वस्तुएं हम तक पहुंचाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस उद्योग को हम डेयरी उद्योग कहते हैं। बच्चों, हम इनसे प्राप्त दूध और इनसे निर्मित चीज़ों को खाकर शक्तिवान बनते हैं। आइए बच्चों, अब यह जान लें कि कुछ खाद्य पदार्थ में अंडे का प्रयोग होता है, जैसे बिस्किट, केक इत्यादि। बच्चों, हमें यह सब भोज्य पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, पर यह आप बता सकते हैं या क्या आप जानते हैं कि यह अंडा हमें कौन से जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। बच्चों, आइए जानें। यह जीव जंतु जैसे बत्तख, मुर्गी इत्यादि पशुओं से, जीव जंतुओं से हमें अंडे की प्राप्ति होती है। बच्चों, अभी आपने सर्वाहारी पशुओं के बारे में पढ़ा। वह दोनों तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी। बच्चों, वह अपने भोजन में कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मांस खाना भी पसंद करते हैं, जैसे मीट, मछली इत्यादि। वहाँ पर भी यह जीव जंतु हमारे भोजन को के रूप में हमारी मदद करते हैं। आइए बच्चों, अब यह जानें कि शहद हमें कहाँ से उपलब्ध होता है और यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है। बच्चों, शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है और यह हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह एक औषधि के रूप में भी
कार्यघर है। मधुमक्खी के परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं और वह कौन कौन से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हम घर में रहते हैं और जहां हम रहते हैं उसे घर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियां जहां रहती हैं उसे हम छत्ता कहते हैं। मधुमक्खियों का वास स्थान छत्ता होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के साथ बहुत सारे सदस्यों के साथ रहते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी और बहुत सारे परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियां भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहती हैं। और हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और हमारे कार्य भी बटे हुए होते हैं। कुछ लोग बाहर का कार्य करते हैं और कुछ लोग घर का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियां भी कुछ लोग बाहर के काम करती हैं और कुछ घर का कार्य करती हैं। बच्चों, आइए मधुमक्खी के परिवार को विस्तार से जानें। बच्चों, मधुमक्खी के परिवार में 3 सदस्य होते हैं: रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खियाँ और कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ। बच्चों, आइए अब इनके कार्य के बारे में विस्तार से जानें। बच्चों, रानी मधुमक्खी एक ही होती है, या यूं कहा जाए कि प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और उसका कार्य अंडे देने का होता है। बच्चों, इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है और इनके साथ नर मधुमक्खियां रहती हैं। नर मधुमक्खियों के साथ कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियां भी रहती हैं। बच्चों, मादा श्रमिक मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह बहुत सारा कार्य करती हैं और ये संख्या में भी ज़्यादा होती हैं। बच्चों, इनका कार्य होता है मधुमक्खी के छत्ते की सुरक्षा करना या देखभाल करना और अंडों की रखवाली करना, मोम पैदा करना, फूलों के रस की खोज करना और बच्चों फूलों के रस से शहद बनाना। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं इनके पास। बच्चों, इनका जीवन काल लगभग 40 से 45 दिन का होता है। बच्चों, आपको यहाँ पर हैरानी होगी जब आपको यह पता चलेगा कि यह मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ डंक भी मारती हैं। ये वही मक्खियाँ हैं जो हमें डंक मारती हैं। ये हमें डंक क्यों मारती हैं? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है मधुमक्खी के छत्ते की सुरक्षा करना। बच्चों, आइए, आपने यह तो जान लिया कि मधुमक्खी के परिवार में कितने सदस्य होते हैं और वे कौन कौन सी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद हम तक कैसे पहुंचता है? आइए बच्चों, अब एक नज़र इस पर डालें। बच्चों, जिस प्रकार से कुछ लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपने रुचि अनुसार पालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग कीट पालन करते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी पालते हैं और उसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। बच्चों, मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। ये शब्द आपके लिए एकदम नया है, आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। बच्चों, इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का बक्सा होता है, उसके अंदर हम मधुमक्खी के छत्ते को रख देते हैं और उस मधुमक्खी के छत्ते को जहां हमने रखा है, जिस बक्से में रखा है, उसे हम मधुमक्खी शाला कहते हैं। बच्चों, मधुमक्खी शाला में से हम नवीन प्रकार के उपकरणों द्वारा शहद की प्राप्ति करते हैं बच्चों, और वह शहद हम तक पहुंच जाता है। बच्चों, आपने यह भी जान लिया कि शहद हम तक कैसे पहुंचता है, मधुमक्खी का पालन कैसे होता है। क्या आप यह भी बता सकते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे दीजिए जो कीट आपस में मिलकर समूह में रहते हों। बच्चों, आइए मिलकर उसके बारे में जानें। वह उदाहरण है चींटी, ततैया और दीमक। और भी बहुत सारे आपके पास उदाहरण हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं। बच्चों, आपने चींटी देखी है? चींटी कतार में चलती है और एक साथ रहती हैं। बच्चों, जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से चींटियाँ भी मिलजुल कर एक परिवार में रहती हैं। आइए एक नज़र चींटी के परिवार में भी डाल लें। बच्चों, चींटी के परिवार में भी 3 सदस्य होते हैं: रानी चींटी, सिपाही चींटियाँ और काम करने वाली चींटियाँ। बच्चों, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती हैं और आपका
काम करने वाली चींटियाँ बाहर से खाना ढूंढ कर लाकर बिल तक पहुंचा देती हैं। बच्चों, थी ना रोचक जानकारी? आप लोगों को अब पाठ में मज़ा आ रहा होगा। अब आप पाठ का आनंद ले रहे होंगे क्योंकि आपको नित नित नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। बच्चों, आपने यह तो जान लिया कि हमें कुछ भोज्य पदार्थ पशुओं द्वारा और कुछ कीटों द्वारा प्राप्त हो रहे थे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं या आप जानते हैं कि कुछ वस्त्र भी हमें पशुओं द्वारा प्राप्त होते हैं? बच्चों, सर्दियों में हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? सर्दियों से बचने के लिए हम स्वेटर, शॉल, टोपी, मोजे इत्यादि पहनते हैं। वह कौन से वस्तु से बनती है? बच्चों, वह ऊन से बनती है। और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़ों द्वारा प्राप्त होती है। बच्चों, आपको यह पता चल गया कि भेड़ों द्वारा हमें ऊन की प्राप्ति होती है और सर्दियों में यह वस्त्र हमें ऊष्मा देते हैं। बच्चों, ऊष्मा का मतलब पता है? यह ऊन हमें गर्माहट देती है और सर्दियों से बचाती है। बच्चों, जिस प्रकार से हमें कीटों द्वारा भोजन की प्राप्ति हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से कुछ कीटों द्वारा हमें वस्त्र की प्राप्ति भी होती है। आइए बच्चों, मिलकर जाने वह कौन सा कीट है जिससे हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है। बच्चों, हमें रेशम कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। बच्चों, जिस प्रकार से कुछ लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग रेशम कीट का पालन करते हैं। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। यह शब्द भी आपके लिए एकदम नया है। आइए इसको मिलकर जाने। रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। बच्चों, रेशम कीट पालन में बहुत संयम चाहिए होता है। इसमें बहुत मेहनत भी है। बच्चों, यह परिधान पूरी दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। बच्चों, यह परिधान हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें कुछ आभूषण की प्राप्ति भी कीटों द्वारा होती है। आप तो आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों, आपका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमें यह तो पता था कि कुछ भोजन की हमें प्राप्ति होती है, वस्त्रों की प्राप्ति होती है, पर आभूषण की भी प्राप्ति होती है, यह हम आज जानेंगे। बच्चों, लाख के कीट की खेती होती है और लाख के कीट से हमें लाख की प्राप्ति होती है और लाख से हम तरह तरह के आभूषण बनाते हैं। बच्चों, आपने लाख के कंगन, लाख की चूड़ियाँ, माला इत्यादि के बारे में सुना होगा। बच्चों, आपको यह भी पता है यह जो आभूषण हैं यह प्राकृतिक हैं। बच्चों, आपको यह भी पता चल गया कि हमें कुछ आभूषण की प्राप्ति भी कीटों द्वारा होती है। क्या बच्चों, आप यह भी जानते हैं कि ऊन की प्राप्ति हमें सिर्फ भेड़ से नहीं बल्कि एक जीव जंतु और है जिसके द्वारा हमें ऊन की प्राप्ति होती है। बच्चों, वह है पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी की एक विशेष नस्ल से हमें पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। बच्चों, पश्मीना भी बहुत महंगा है क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि ये बेहद पतली होती है, लेकिन ये पतले होने के बावजूद भी बहुत गर्म होती है। बच्चों, यह हमें ऊष्मा देती है। आपको यह बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ तो बर्फ़ भी पड़ती है। बच्चों, वहाँ ये ऊन एक वरदान के रूप में काम आती है। वहाँ के लोग इसे पहनकर अपने को सर्दी से बचाते हैं, बेहद ठंड से बचाते हैं। बच्चों, थी ना रोचक जानकारी? आइए बच्चों, अब हम पाठ के और आगे चलते हैं और नित नित नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि जीव जंतु सिर्फ भोजन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि में हमारा सहयोग नहीं करते, बल्कि वह हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य में हमारी मदद करते हैं। वह हमारे लिए यातायात के साधनों में मदद करते हैं। बच्चों, हजारों साल पहले जब हमारे पास कोई भी सवारी नहीं थी, जैसे कार, गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी ट्रेनें इत्यादि, वहाँ यह जीव जंतु हमारे बहुत काम आते थे। तब यह हमारे सवारी एवं माल ढुलाई के काम में हमारी मदद करते थे।
बच्चों, आज भी आपने कभी ना कभी बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी की सवारी की होगी। बच्चों, मैंने भी की है। मैंने भी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की सवारी की है और मैंने भी बहुत आनंद उठाया है। बच्चों, इस गाड़ियों की या इस यातायात की बात यह है कि विशेषता कहा जाए तो यह है कि इसमें से धुआं नहीं निकलता और बच्चों ये हमारे पर्यावरण को दूषित भी नहीं करते। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि यह पर्यावरण के भी अच्छे मित्र हैं। ये हमारे ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के भी अच्छे दोस्त हैं। बच्चों, अब आपको यह भी बता दें कि पर्यावरण के क्षेत्र में तो यह कार्यगर हैं ही, बल्कि ये हमारे कृषि क्षेत्र में भी हमारे बहुत उपयोग में आते हैं। बच्चों, आइए अब आपको कृषि के क्षेत्र में भी इनकी उपयोगिता के बारे में बता दें। बच्चों, आपने खेत, किसान और बैलों की जोड़ी को खेती करते हुए देखा होगा। बच्चों, यह जीव जंतु हमारे लिए श्रम करते हैं। बच्चों, यह हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। आपको यह भी बता दें, इनका मल मूत्र द्वारा प्राप्त गोबर से हम कई प्रकार की खाद बनाते हैं। बच्चों, ये से हम जैविक खाद कहते हैं। कुछ दिनों के लिए हम गोबर को इकट्ठा करके छोड़ देते हैं और उस गोबर को कुछ दिनों में खाद का रूप मिल जाता है। बच्चों, उस खाद को हम अपनी भूमि पे डालते हैं और भूमि उपजाऊ हो जाती है। आइए बच्चों, अब आपको यह भी बता दें कि हम कुछ दिनों के लिए इस गोबर को एकत्रित करके छोड़ देते हैं तथा उससे हम गोबर गैस प्लांट बनाते हैं। बच्चों, यह ईंधन के प्रयोग में आता है और इससे हम अपने घर का खाना बनाते हैं। बच्चों, इससे निकला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करता बल्कि प्रदूषण कम करने में मदद करता है। तो बच्चों, हुए ना ये हमारे पर्यावरण के भी अच्छे मित्र। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि यह हमारे भी अच्छे मित्र हैं, किसानों के भी अच्छे मित्र हैं और पर्यावरण के भी अच्छे मित्र हैं। आइए बच्चों, अब यह जान लें कि हमें इनके द्वारा कुछ चमड़ा उद्योग के द्वारा हमें जैकेट, बेल्ट, बैग इत्यादि मिलता है। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम इन चीज़ों का भरपूर प्रयोग करते हैं। हम बेल्ट, बैग इत्यादि अपने साथ लेकर जाते हैं। बच्चों, यह चीज़ें भी हमें जीव जंतुओं के चमड़ों से प्राप्त होती हैं। पर बच्चों, अभी तक हमने जाना जीव जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और जीव जंतु हमारे जीवन का आधार भी हैं। बच्चों, अगर जीव जंतुओं को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो मानव जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों, अब हमने कृत्रिम चमड़ा उद्योग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल लेदर की तरफ हमने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। अब हम आर्टिफिशियल लेदर द्वारा विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर बैग, बेल्ट इत्यादि बनाते हैं और उसको अपने प्रयोग में लेके आते हैं। बच्चों, आपने अब तक जाना कि पशुओं द्वारा हमें भोजन पदार्थ और वस्त्र, आभूषण, औषधि और हमें बैग इत्यादि की प्राप्ति हो रही थी। बच्चों, इसका मतलब यह है कि जीव जंतु हमारे यानी मानव जीवन का एक विशेष आधार हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आइए बच्चों, आपको कुछ और रोचक जानकारी दे दें। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। बच्चों, मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। आइए इसको एक बार और दोहरा लें। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं और रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। आइए इसे भी एक बार दोहरा लें। हम रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। बच्चों, आइए कुछ और रोचक जानकारी आपका इंतज़ार कर रही है, अब उसको भी आप तक पहुंचा देते हैं। बच्चों, सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर कुत्ता था, क्योंकि जब मनुष्य को अपनी सुरक्षा का अनुभव हुआ होगा या उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी की ज़रूरत पड़ी होगी तो उसने कुत्ता पाला होगा,
क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। उसे हम स्वामी भक्त पशु के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये झट से खतरा सूंघ के पहचान लेता है। आइए बच्चों, अब यह भी जानें कि हजारों साल पूर्व जीव जंतुओं ने हमने कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में जाना था और पाला था। यह हमारे संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से पहुंचा देते थे और केंचुए भी किसानों की बहुत मदद करते थे। कैसे? क्योंकि यह ज़मीन में रहते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। बच्चों, जब जीव जंतु हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो आइए उनके आभार में एक कविता गा ली जाए। जीव जंतु हैं बहुत उपयोगी, इनका रहे हमेशा साथ, मिलती रहे इनसे निर्मित वस्तुएं, ऊन, रेशम, औषधि और श्रृंगार। बच्चों, इनके लिए सदा संजोए रखना अपने हृदय में पूर्ण समर्पण, प्यार और आभार। बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? सभी जीव जंतु और पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है और हम इसका प्रण भी लेते हैं। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? आइए एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। बच्चों, आज हमने सीखा जीव जंतुओं का वर्गीकरण उनके खान पान के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में जीव जंतुओं की उपयोगिता तथा मधुमक्खी और अन्य कीटों के पालन एवं व्यवसाय के बारे में। बच्चों, पाठ के अंत की ओर चलते हुए आपको कुछ गृह कार्य दे दिए जाएं। बच्चों, आपको एक तालिका दिख रही है। तालिका में जीव जंतुओं के नाम, प्राप्त वस्तुएं और निर्मित वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। आपको उनकी जगह चित्र लगाने हैं। जैसे भेड़, भेड़ का चित्र लगाया। भेड़ से प्राप्त क्या होती है? ऊन। और ऊन से निर्मित क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? शॉल, स्वेटर इत्यादि। जो आपको पसंद हो आप वो लगा दीजिएगा। उसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको अपने परिवार से बातचीत करनी है। आपके मम्मी पापा या दादा दादी ने कभी न कभी कोई न कोई जीव जंतु पाला होगा और उनके स्वभाव और उनके रहन सहन के बारे में आपको उनसे पता करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। बच्चों, आज की कक्षा की समाप्ति यहीं होती है। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।